हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ये जो लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है ये यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। छोटे जहाँ कंफ्यूजन बच्चों को रह जाते हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूं मैं इसके अंदर। और कुछ चीजें अलग अलग, कुछ तरीके से अलग अलग टीचर्स डेफिनेशन बताते हैं सीरीज और पैरेलल का। मैं उससे अग्री नहीं करता हूं, मैं आपको एक बेहतर डेफिनेशन बताने की कोशिश करूंगा। आइए, मैं इसे क्यों अग्री नहीं करता हूं उसका लॉजिक भी बताऊंगा। हर चीज के पीछे लॉजिक है, फिजिक्स में तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे बेसिकली मैं उस पर अग्री नहीं करता हूँ। आऊंगा मैं उस पर आता हूँ। आइए पहले क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले जो है मैं आपको के का फंडा समझाता हूँ कि के क्या चीज है। के क्या आपका वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट। ये क्या इंडिकेट करता है ये मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए उसको पहले समझते हैं, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो आगे कंफ्यूजन रहेगा कि ये क्या के चेंज हो रहा है, के चेंज होने का मतलब क्या है। मैं सब मतलब समझाता हूं पहले आपको। आइए, तो पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग, के का फंडा। समझ आ रहा है? क्या हेडिंग लगाओगे, के का फंडा। के क्या चीज है इसके अंदर, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफ मतलब सख्त होना। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास दो स्प्रिंग्स है, एक K1 है और एक क्या है, K2 है। अगर मुझे क्या करना है, K1 को 1 सेंटीमीटर क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो मुझे मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। और इसको जब मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, तो मुझे 1.5 न्यूटन का मान लो फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सटेंड कर दो, कंप्रेस कर दो। तो आपने दो स्प्रिंग्स ली, एक K1 उसका स्टिफनेस कांस्टेंट है और दूसरी स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है, K2। आपने क्या कर दिया, एक को कंप्रेस किया। जब पहले वाले को कंप्रेस किया तो वहां पर 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करने पर उसमें आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। और दूसरी वाली स्प्रिंग आपने ली, उसमें आपको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करने के लिए आपको 1.5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और ये वाली स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए 1 सेंटीमीटर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मैं ये कहूंगा K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, K1। मैं कहूंगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वाली स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट फर्स्ट वाली स्प्रिंग के स्टिफनेस कांस्टेंट से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस स्प्रिंग को आप आसानी से कंप्रेस या इलोंगेट कर सकते हैं वो स्प्रिंग का रिलेटिवली के का वैल्यू कम होगा, और जिस स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करने में ज्यादा अपने को फोर्स लगाना पड़ता है तो वो वाली स्प्रिंग का के का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो जिस स्प्रिंग का क्या होगा, के का वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब वो इंडिकेट करेगा कि वो स्प्रिंग ज्यादा सख्त है। ज्यादा सख्त होगा तो क्या होगा, ज्यादा सख्त होगा तो आसानी से ना कंप्रेस होगा ना एक्सटेंड होगा। समझ में आ गया? जिस स्प्रिंग का के का वैल्यू कम है वो क्या होगा, ज्यादा सख्त नहीं है, रिलेटिवली ज्यादा सख्त नहीं है। मतलब क्या, आसानी से वो कंप्रेस भी हो जाएगा, इलोंगेट भी हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही? क्लियर है? मैं एग्जांपल देता हूं, अभी दिमाग में बैठ जाएगा पूरा। आपने अपना सीपीयू देखा है, सीपीयू में देखो वो पावर बटन होता है। जैसे आप क्या करते हो, नीचे प्रेस करते हो पावर बटन तो वो पीछे जाता है फिर आगे आ जाता है। उसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है, एक छोटी सी स्प्रिंग। ओपन करके देखना, एक छोटी सी इसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? वो आपने स्प्रिंग देख ली। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना। भी आपके बाइक में क्या होते हैं, शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स क्या, एक बड़ी सी स्प्रिंग लगी होती है। एड वगैरह में देखा होगा, बाइक चला रहा है, साइड में स्प्रिंग लगी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कुछ बाइक्स में तो बाहर नजर आती है वो स्प्रिंग। वो शॉकअप्स नहीं होते हैं, बच्चे उसको शॉकअप्स बोलते हैं। शॉकअप्स नहीं होते, क्या होते हैं, शॉकर्स होते हैं। शॉकर्स बनाया शॉक एब्जॉर्बर्स से। शॉक एब्जॉर्बर्स का मतलब होता है झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो झटका लगने नहीं देता आपको। समझ आ गया? क्लियर है? अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि बाइक्स में क्या होती है, स्प्रिंग होती है, बॉडी से स्प्रिंग होती है उसके अंदर। समझ आया? क्लियर है? अब क्या, ध्यान सुनो। एक अपन ने सीपीयू की स्प्रिंग ली और एक वो बाइक वाली स्प्रिंग ली। समझ आ गया? मुझे बताओ किसका की का वैल्यू ज्यादा होगा, किसका कम? ऑब्वियसली बाइक वाले का ज्यादा होगा। क्यों? आसानी से ना कंप्रेस कर सकते हो ना एक्सटेंड कर सकते हो। ये जो है आसानी से कंप्रेस भी हो जाएगा, एक्सटेंड भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यही तुमको समझना है, यहां तुमको ये समझना है कि बेसिकली जिस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा सख्त होगी। जो ज्यादा सख्त होगी उसको कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना ज्यादा मुश्किल होगा। समझ आया? क्लियर है? याद रखिएगा इस चीज को। तो के का फंडा समझा दिया मैंने कि के का एक नाम तो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, और दूसरा नाम क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट। और स्टिफनेस कांस्टेंट में ही इसका एक्चुअल मतलब
छुपा हुआ है। समझ में आ गया? तो जिस स्प्रिंग को आसानी से तुम ना कंप्रेस कर पाओ ना एक्सटेंड कर पाओ, उस स्प्रिंग का क्या बोलोगे? के का वैल्यू ज्यादा है। और जिसको आसानी से कंप्रेस एक्सटेंड कर पाओगे उसका के का वैल्यू कम है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये के का फंडा है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये चीज आप समझ लेंगे अभी। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज अपने को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हमारे मुद्दे पे आते हैं बच्चों। हमारा मुद्दा क्या है? मैं हमेशा पहले तुम्हारा बेस बनाता हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ये हमारा मुद्दा है बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या है? हमारा मुद्दा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स जो है हमको दो पढ़ने हैं, तीसरा भी आता है कंबाइन, हमको नहीं पढ़ना है वो, हम अभी देख लेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस में। हमको दो ही देखने हैं, स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? आपको पूरे फिजिक्स में जो है 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ने। सबसे पहला आप 10th में पढ़ते हैं रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स का सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं। दूसरा आप लोग आकर के 11th में पढ़ते हैं, ये 11th का ही टॉपिक होता है जनरली। दूसरा आकर के आप 11th में पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चौथा आप लोग पढ़ते हैं इंडक्टर का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है ना? चलो भाई, तो ऐसे 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं आप लोग। एक आप 10th में पढ़ के आए थे, एक मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 2 टाइप के कॉम्बिनेशन अपने को भी पढ़ने हैं। ठीक है, दोनों में मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे पहचानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो बच्चों का आंसर होता है सर देख के पहचानेंगे। तो आप एक चीज को याद रखिए, हमेशा जो ज्योमेट्रिकली सीरीज पैरेलल दिखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सीरीज पैरेलल हो। मैं मतलब आपको सही डेफिनेशन दूंगा अभी कि किसको सीरीज बोलेंगे और किसको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है ना? चलो भी आ जाओ। तो अभी जो है सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। क्या पढ़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? मैं पहले डेफिनेशन समझा देता हूं दोनों का, और उसके बाद तुम लोगों को मैं बताता हूं कि कौन कौन से पैरेलल नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद पूरे डेरिवेशन जो इसके हैं वो करा देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या होता है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मेरे हिसाब से ये बेस्ट डेफिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इलोंगेशन, इन इलोंगेशन के बजाय लिखो चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, क्योंकि इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। चेंज इन लेंथ इन ऑल द स्प्रिंग्स इज सेम। समझे क्या कह रहा हूं मैं? आपसे कह रहा हूं मैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चेंज इन लेंथ होता है सारी स्प्रिंग्स में वो सेम होता है। ये इसका सही डेफिनेशन है। अभी बताता हूं, अभी क्लियर करूंगा मैं। सेकंड जो होता है वो आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द फोर्स is same in all the springs। सारी स्प्रिंग्स में क्या होता है? फोर्स सेम होता है। ये मेरे हिसाब से अच्छा डेफिनेशन है, बेटर डेफिनेशन है, जनरली आपको किताबों में मिलता है या टीचर्स बताते हैं। तो ये बेटर डेफिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चेंज इन लेंथ सारी स्प्रिंग्स में सेम होता है। समझ में आ गया? चेंज इन लेंथ इज सेम इन ऑल दी स्प्रिंग्स। समझ में आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स इज सेम इन ऑल दी स्प्रिंग्स। समझ में आ गया? क्लियर है? याद रखिएगा इसको कि पैरेलल के लिए चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी सब स्प्रिंग्स में इक्वल एक्सटेंशन या कंप्रेशन होना चाहिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होना चाहिए? सेम फोर्स लगना चाहिए सारे के सारे स्प्रिंग्स में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैंने कहा सिर्फ ज्योमेट्रिकली आपको सीरीज या पैरेलल देखने से नहीं समझेगा कि वो सीरीज या पैरेलल है। ठीक है, और एक डेफिनेशन बताता हूं जो जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं, कुछ टीचर्स बताते हैं, वो मैं समझाता हूं। ठीक है, आओ। तो जैसे आपके पास ये एक है, ये देखने में आपको समझ में आ रहा है? देखने में
सीरीज है, ऑब्वियसली ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। जैसे आप यहाँ पर क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, तो वही फोर्स यहाँ डेवलप होगा, यही फोर्स यहाँ डेवलप होगा, ये इधर डेवलप होगा, ये इधर डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, ये आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा होगा, आपके 11th स्टैंडर्ड में टेंशन वाला जो फोर्स है। तो स्प्रिंग को आप अगर ऐसे हटा दो और यहाँ पर अगर आप ऐसे स्ट्रिंग लगा दो, तो ये सारी स्प्रिंग्स को मासलेस माना गया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एडवांस के सिलेबस में सिर्फ होता है मास वाली स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। हमारे सिलेबस में मेंस तक के लिए क्या करना है हमको, हमारे बोर्ड्स और मेंस और सीईटी के लिए, नीट के लिए क्या करना है, मासलेस स्प्रिंग को कंसिडर करना है। तो ये सारी स्प्रिंग मासलेस है। जब मासलेस स्प्रिंग होती है तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल वैसे ही जहां पर जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही यहाँ पर टेंशन होता है, टेंशन हर पॉइंट पर सेम होता है। तो बिल्कुल वैसे ही सबके सब मासलेस स्प्रिंग्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपने एफ फोर्स लगाया तो वो दोनों के दोनों स्प्रिंग्स में क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा, एफ ही लगेगा। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये देखने में भी क्या है, ये देखने में भी सीरीज में है और है भी वो सीरीज में। समझ आ गया? ठीक है ना। तो ये लॉजिक तुमको समझा दिया मैंने कि अगर तुम क्या कर दोगे, उसको ऐसे स्ट्रिंग से इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये तो अपना क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं अभी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं भी। यहां पर एक मास लगा हुआ है, यहां पर एक दूसरा मास लगा हुआ है, ऐसा है। दो मासेस अपने पास, दो स्प्रिंग्स अपने पे लगा हुआ है, सॉरी। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K1 है, इसका K2 है। ठीक है, अब क्या, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या होगा, अब जैसे आप इसको क्या करोगे, यहां पर फोर्स लगाओगे, यहां पर जैसे आप इस पे फोर्स लगाओगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर जैसे आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये वाला मान लो इसका ये जो साइड है वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। कितना आगे बढ़ जाएगा, x से आगे बढ़ जाएगा। तो ये स्प्रिंग भी x से आगे बढ़ जाएगी और ये स्प्रिंग भी x से आगे बढ़ जाएगी। बच्चे बोलते हैं ये कैसे हो गया? अभी तो आपने k का फंडा समझाया कि दोनों का k अलग अलग है। एक का k ज्यादा है, मान लो K1 ज्यादा है, और मान लो क्या है, K2 कम है K1 के कंपैरिजन में। तो अगर K1 ज्यादा है तो सर ये तो कम एक्सटेंड होगा, K2 कम है तो ये तो ज्यादा एक्सटेंड होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि K1 अगर ज्यादा मतलब ऊपर वाली स्प्रिंग सख्त है और नीचे वाली स्प्रिंग क्या है, वो उतनी सख्त नहीं है, उतना उसका इतना स्टिफनेस नहीं है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर सारे टीचर कंफ्यूजन छोड़ देते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये क्या बात हो रहा है, ये तो सेम बुक में ही लिखा होता है, सेम एक्सटेंशन हो रहा है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको एक चीज को समझना है, समझो जरा। मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे दोनों स्प्रिंग्स को 1-1 सेंटीमीटर क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर। और पहली वाली स्प्रिंग को अगर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है तो मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरी वाली स्प्रिंग K1 ज्यादा माना है ना, तो 2 न्यूटन अगर मैं क्या करता हूं, 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं K1 के लिए, यानी स्प्रिंग 1 के लिए, तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। और K2 यानी स्प्रिंग 2 के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको यहां पर इतना फोर्स देते हैं, कितना देते हैं, 3 न्यूटन। कितना फोर्स देते हैं, 3 न्यूटन। जैसे ही मैंने 3 न्यूटन यहां पर फोर्स लगाया, यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ फोर्सेस। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स डिवाइड हो जाता है और प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। यहां पर इसको 1 सेंटीमीटर आगे लेके जाना है, मुझे समझ आ गया। 1 सेंटीमीटर आगे लेके आने में यहाँ कितना लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 2 न्यूटन, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आगे लेके आने के लिए 1 न्यूटन, एक लग जाएगा 1 न्यूटन। तो 3 न्यूटन जो है 2 न्यूटन और 1 न्यूटन में बट जाता है, और यहाँ पर प्रॉपरली 2 न्यूटन लगेगा तो वो 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 1 न्यूटन लगेगा तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। अब तुम सवाल पूछोगे हमको कैसे समझ में आया है कि प्रॉपरली बटा है, हमको कैसे समझ में आया, हमको ऐसे समझ में आया कि अगर ये प्रॉपरली नहीं बटता, कम ज्यादा अगर होता, ये मान लो कम एक्सटेंड होता और ये ज्यादा एक्सटेंड होता, तो ब्लॉक ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं रहता, ऐसे आ गया है। अगर ये कम एक्सटेंड होता, वो ज्यादा, तो ये टेढ़ा हो जाता। समझ आ रहा है? टेढ़ा नहीं है, इसका मतलब दोनों का एक्सटेंशन बराबर है, और दोनों का एक्सटेंशन बराबर तभी हो सकता है जब ये फोर्स प्रॉपरली बटा हुआ हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है इस पे कि ये दोनों का तो स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है। जब दोनों का स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है तो यहां पर तो अलग अलग एक्सटेंशन होना चाहिए। ये कैसे एक जैसा एक्सटेंशन हो गया? ये एक जैसा एक्सटेंशन इस तरीके से हुआ कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो डिवाइड हो जाता है,
और प्रॉपरली डिवाइड होकर के क्या होता है, यहां पर जितना मान लो x सेंटीमीटर के एक्सटेंशन की चाहिए यहां पर उतना जाता है, और यहां पर कितना होता है उस हिसाब से जाता है जितना x सेंटीमीटर के एक्सटेंशन के लिए चाहिए। तो जितना रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से क्या होता है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उतना लगता है। हमको कैसे समझा, हमको ऐसे समझ में आया कि जैसे अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर यहां लेके गए, तो अगर ये कम एक्सटेंड होता और वो ज्यादा एक्सटेंड होता तो ब्लॉक ऐसे टेढ़ा हो जाता। टेढ़ा नहीं हुआ ना, सीधा है। सीधा है मतलब क्या, दोनों का एक्सटेंशन बराबर हुआ है। वो चीज हमको मेंटेन करके रखनी होती है कि हम क्या करें, ये ब्लॉक को जो है टेढ़ा ना होने दें, हम ब्लॉक को बिल्कुल सीधा सीधा रखें। वो टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे सिलेबस के बाहर है। वो आप आगे जाकर के यूनिवर्सिटी लेवल फिजिक्स में पढ़ोगे या फिर आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, यहाँ पर अपने को डिस्कशन नहीं करना। वो भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, चलो भाई, तो ये समझ में आया, ये लॉजिक समझा दिया मैंने। तो ये देखने में भी पैरेलल था, और जैसे आपने यहाँ पर फोर्स लगा कर खींचा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटेंशन दोनों में बराबर हुआ। कैसे बराबर हुआ वो तुमको समझा दिया मैंने। समझ आया, क्लियर है? अब क्या ये हो गया, अब जो है समझने की कोशिश करो। अब इसमें ये तो तुमको समझ में आओगे। फिर से मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूं और मैं एक और डेफिनेशन तुमको बता देता हूं या तरीका बताता हूं जिससे टीचर्स बोलते हैं इसको पहचानो, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, K1 K2, ठीक है, स्टिफनेस कांस्टेंट है, ऐसे अपने पास है। तो कुछ टीचर ऐसा कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझेंगे कि स्प्रिंग का एक एंड तो रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड होगा और उसका दूसरा एंड ब्लॉक को कनेक्ट होगा। सेम सेकंड स्प्रिंग में एक एंड क्या होगा, रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड होगा और दूसरा क्या होगा, ब्लॉक को कनेक्टेड होगा। समझ आ गया? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस केस में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है जब ये क्या है, नेचुरल लेंथ पे है। ठीक, लेकिन मैं आपको ऐसे केसेस बताता हूं कि जब ये लॉजिक काम नहीं आएगा। ठीक है, क्या लॉजिक है, एक एंड क्या हो, रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड हो और दूसरा क्या हो, ब्लॉक को कनेक्टेड हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर? तब क्या माना जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों स्प्रिंग का वैसा होना चाहिए। इस केस में तो है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर आप क्या करो, एक स्प्रिंग लो जिसकी नेचुरल लेंथ इतनी है, इतनी मैंने बताई है तुमको, इतनी नेचुरल लेंथ है इसकी, और इसकी नेचुरल लेंथ तो यहां तक की थी, जाकर के वहां पर कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको खींच करके यहां तक का लेकर जा रहा हूं। खींच करके लेके गया ना मैं, नेचुरल लेंथ तो यहीं तक थी उसकी, मैंने उसको खींचा और वहां जाके इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ कोई हुक होगा और हुक में जाकर के मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर अपने को ये डेफिनेशन के हिसाब से जाना है कि एक एंड रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट करो, दूसरा ब्लॉक को, तो दोनों नेचुरल लेंथ पे होना चाहिए। ये नेचुरल लेंथ पे नहीं है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। और एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास ऐसे कुछ है, आपके पास मान लो कि एक स्प्रिंग यहां है, एक स्प्रिंग यहां है, यह आपका ऐसे, और एक स्प्रिंग ऐसी है आपकी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ऐसे आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, एक स्प्रिंग K1 यहां पर कांस्टेंट, K2 इसका ये कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस तरीके से कनेक्ट है। तो एक एंड क्या है, रिजिड सपोर्ट को, एक एंड ब्लॉक को, तो ये मास m का होगा ये, और एक एंड रिजिड सपोर्ट को और एक ब्लॉक को। समझ में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। समझ आ गया? तो ऐसे एग्जांपल्स में तो फंस जाएंगे आप, आपको लगेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन सिर्फ तभी लग सकता है, यहाँ पर टीचर्स अक्सर बता देते हैं, तभी लग सकता है जब वो नेचुरल लेंथ पे। अगर वो नेचुरल लेंथ पे नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मैंने डेफिनेशन बताया है वो मेरे हिसाब से बेटर डेफिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होगा जब चेंज इन लेंथ दोनों स्प्रिंग्स में बराबर होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड था, इसको खींचोगे तो दोनों में क्या होगा, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो चेंज इन लेंथ तो अलग अलग होगी दोनों में। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स देता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जहां पर एक्सटेंशन सेम होता है। जहां एक्सटेंशन सेम होगा उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझ में आ गया? यहां पर तुमने खींचा तो ये भी एक्स से आगे गया, वो भी एक्स से आगे गया। कैसे एक्स से आगे गया, इक्वली प्रॉपर्ली फोर्स डिवाइड हो गया, उस हिसाब से वो आगे हो गया, तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों के दोनों अपनी नेचुरल लेंथ पे है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल लेंथ पे है। अब बताओ ये सीरीज है या पैरेलल है, सीरीज है या पैरेलल है? तो इसको आपको थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? अब क्या यहां पर आप क्या कर दोगे, इसको थोड़ा सा यहां पर लेके जाओ, थोड़ा सा यहां पर क्या कर दो, कंप्रेस कर दो। जैसे यहां पर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये वाले में तो x से कंप्रेशन हो गया, लेकिन ये वाले का क्या हो गया, x से
एक्सटेंशन हो गया। समझ आ गया? तो चेंज इन लेंथ दोनों स्प्रिंग में बराबर आ गई। उसमें एक्स का क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, और उसमें क्या हो गया, एक्स का एक्सटेंशन हो गया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखने में क्या लगता है, देखने में सीरीज लग रहा है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आया, क्लियर है? तो याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जहां पर क्या होता है, चेंज इन लेंथ दोनों स्प्रिंग्स में बराबर होगा, उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कैसे बराबर हो रहा है वो आपको समझा दिया मैंने, कि जो भी आपने फोर्स लगाया था वो प्रॉपरली डिवाइड होता है, और उसमें पहली स्प्रिंग को दूसरी स्प्रिंग को जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है x सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्सटेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, उतना वो लगा देता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, हमको क्या श्योर रखना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो ब्लॉक है वो ऐसे टेढ़ा ना हो जाए, वो सिर्फ बराबर है। ये हमको हमारा काम होता है। ठीक है, चलो भाई मुद्दे पे आते हैं। अभी मैं आपको डेरिवेशंस वगैरह कराता हूँ जिससे रिक्वायर्ड है। फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, वो देखो भी ध्यान से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, स्प्रिंग्स का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्प्रिंग्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे जो है आता है और किस तरीके से हम लोग इसके फॉर्मूलेस को भी डिराइव करेंगे। बेसिकली हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट के निकालना सीखना है कि इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, चलो भाई अब देखो ध्यान से। तो हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, ऐसे 3 स्प्रिंग्स ले लेता हूं मैं, 2 से भी काम बन सकता है, 3 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारे पास है, इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है, इसका K3 है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये इस तरीके से ऐसे मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग्स ले ली है, 3 स्प्रिंग्स ले ली, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट लगा दिया है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रिजिड सपोर्ट लगा दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर नीचे कोई फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे फोर्स लगा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, क्लियर होता है? अब जैसे ही क्या होता है, मैंने नीचे फोर्स लगाया तो उसका भी आगे का पार्ट ड्रॉ करते हैं कि होगा क्या। होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ तक था ना, तो अपन ड्रॉ में प्रॉपर करता हूँ ताकि तुमको इमेजिन हो, प्रॉपरली तुम इमेजिन करो और फिर तुमको याद रहे वो सारी चीज़ें, है ना? ऐसा है। अज़ान हो रही है, ठीक है।
ठीक है, फिर से बता देता हूं एक बार मैं। 3 स्प्रिंग्स अपन ने ले ली, तीनों का फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, और मैंने आपसे क्या कहा, अलग अलग होने की वजह से तीनों में क्या होगा, अलग अलग फोर्स लगेगा एक्स के एक्सटेंशन के लिए। तो मैंने एफ फोर्स लगाया, वो प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ और सब में क्या होगा, एक्स का एक्सटेंशन हुआ। हमको कैसे समझा कि ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल था, तो जब उसको एक्सटेंड किया फिर से ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये इस बात का सबूत है कि तीनों के तीनों में क्या हो गया, प्रॉपर एक्स का एक्सटेंशन हुआ। अगर तीनों स्प्रिंग में सेम एक्सटेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ही है कि चेंज इन लेंथ तीनों स्प्रिंग्स में इक्वल होना चाहिए। अब क्या, अब ये एक्सटेंड हो चुकी है, ये तो अपनी मीन पोजीशन पे था, एक्सटेंड हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, इसका मतलब अब तीनों स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, फोर्स डेवलप हो जाएगा कि इधर पे कितना हो जाएगा k1x, इधर पे k2x, इधर पे k3x। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या, वही मैंने यहां पर लिखा कि F जो है ये 3 फोर्स के इक्वल है, F इज इक्वल टू k1x प्लस k2x प्लस k3x। समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, अब तीनों स्प्रिंग को मैं एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर रहा हूं जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग। इक्विवेलेंट स्प्रिंग एक ऐसी सिंगल स्प्रिंग होती है जो क्या होता है, जो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को उससे अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा है। समझ आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, तीनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, ये वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया। ये पूरे सिस्टम में कितना एक्सटेंशन हुआ, एक्स का, तो वैसे ही मैंने एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग ली, उसमें भी जब एफ का फोर्स लगाया तो कितना एक्सटेंशन हुआ, एक्स का, और इसका जो के का है अपन ने क्या बोला वैल्यू, के इक्विवेलेंट बोल दिया। तो इस केस में एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, के एक्स होता है, तो एक के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, तो एफ इक्वल टू के इक्विवेलेंट एक्स। 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 ये भी फोर्स के इक्वल, वो भी फोर्स के इक्वल, दोनों आपस में इक्वल, दोनों को इक्वेट करके अपन ने क्या कर दिया, के इक्विवेलेंट लिखा, k1 प्लस k2 प्लस k3। समझ आया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, आ जाओ। तो याद रखिएगा, आप बोलेंगे ये क्या हो गया, मुझसे पैरेलल में यही ध्यान रखना है। रजिस्टर्स में जो तुमने सीरीज वाला केस किया था ना, सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकाला था, वही यहाँ पर के इक्विवेलेंट पैरेलल का आता है। समझ में आ गया, उल्टा है, रजिस्टर्स का सीरीज का फॉर्मूला के इक्विवेलेंट के पैरेलल का फॉर्मूला बन जाता है, तो रजिस्टर्स के पैरेलल का फॉर्मूला के इक्विवेलेंट के सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब क्या ये फॉर्मूला आया के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट क्या आया, k1 प्लस k2 प्लस k3। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या, अगर ऐसा मान लिया जाए k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू k3 इक्वल्स टू k, सब के सब k के इक्वल है, तो बताओ क्या होगा, ये सब के सब k हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 3k। समझ में आओगे। अगर 4 स्प्रिंग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4k, 5 स्प्रिंग लगाऊंगा तो 5k, 1000 स्प्रिंग लगाऊंगा तो 1000 के, n स्प्रिंग लगाऊंगा तो nk। समझ आ गया। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है किसके लिए, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। समझ में आ गया, फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। समझ में आ गया, हर जगह काम आएगा ये। कैपेसिटर करेंगे हम, इंडक्टर करेंगे, और ये सारी चीज़ें करेंगे, रेजिस्टर्स करेंगे, हर जगह काम आएगा। समझ में आ गया। फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के लिए क्या है हमारे पास, के इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। याद कर लीजिएगा इसको, n के कौन से केस में, पैरेलल के लिए। समझ में आ गया। रेजिस्टर्स का जो सीरीज का है वो यहाँ पर पैरेलल का है, रेजिस्टर्स का जो पैरेलल का है वो यहाँ पर सीरीज का है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। अब क्या, यहाँ से समझा क्या, अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पे आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। क्या समझा, क्या किया हमने जब पैरेलली अरेंज किया, हमने जब क्या कर दिया, पैरेलली स्प्रिंग्स को लगा दिया, तो क्या हो गया अभी आपको समझना है। आइए, तो हमारे पास एक अगर स्प्रिंग थी तो इसका क्या था, k1 था, है ना, ठीक है। और अगर मैंने क्या कर दिया, ऐसे ही क्या कर दिया, k1 मेरे पास क्या है, मान लो k करके मैंने क्या कर दिया, 3 स्प्रिंग्स ले ली, तीनों को जब मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो पैरेलली कनेक्ट करने पर हो क्या गया, पैरेलली कनेक्ट करने पर इनका जो k इक्विवेलेंट है वो हो गया 3k। आप बोलेंगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, वहीं समझ में आ गया था। इससे एक और चीज़ तुमको समझ में आई है कि अगर तुम चाहते हो कि आसानी से कंप्रेशन या एक्सटेंशन ना हो, आसानी से कंप्रेशन या एक्सटेंशन ना हो, तो तुम सीरीज को, तुम स्प्रिंग्स को कैसे लगाओगे, तुम स्प्रिंग्स को पैरेलली लगाओगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तुमको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग्स को क्या करना पड़ेगा, पैरेलली लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स पे भी क्या करेगा, बहुत ही कम कंप्रेशन देगा, तो इस वजह से स्प्रिंग आसानी से चपटी नहीं होगी। मैं एग्जांपल्स देता हूँ तुमको। एग्जांपल्स क्या है, जैसे अगर तुम रेलवे ट्रैक्स देखोगे तो रेलवे ट्रैक्स के बीच में लगा होता है,
ये अगर आपके रेलवे ट्रैक्स है तो उसके यहाँ पर बीच में होते हैं स्लीपर्स। क्या होते हैं? स्लीपर्स। स्लीपर्स लगाने का अपना एक रीज़न होता है, उसका रीज़न वो तो वेक्टर से रिलेटेड है, चलो बता देता हूँ वो भी। ऐसे स्लीपर्स होते हैं, पहले तो लकड़े के लगते थे, अब सीमेंट के लगने लगे हैं, देखा होगा तुमने वो, ठीक है। जो मुंबई के हैं लोकल ट्रेन तो देखी होगी यार, कैसे लोकल ट्रेन में कैसे ट्रैवल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा ऐसा है, हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं, यहाँ पर स्लीपर्स हैं, समझ में आ गया। अब स्लीपर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्यों लगे होते हैं बता देता हूँ मैं आपको। ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन बहुत भारी होती है बच्चों, बहुत वजन होती है, वजन होता है ट्रेन का। तो ट्रेन जब ट्रैक्स पे उतरेगा, ट्रैक तो पतली पतली है ट्रेन के कंपैरिजन, ट्रेन तो बहुत बड़ा है, ट्रैक पतली पतली है, तो जैसे ट्रेन ट्रैक पे आएगी ट्रैक्स पिचक जाएंगे, वो बिल्कुल उसको क्या कर सकता है, चपटा कर सकता है, इतना भार होता है ट्रेन का। उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं लेकिन वो चपटा नहीं होता। क्यों चपटा नहीं होता? चपटा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्लीपर्स डाल दिया। जैसे ही ट्रेन इस ट्रैक पे उतरती है, जो ट्रेन का वेट है ना वो ऐसे डिवाइड हो जाता है, जैसे वो फोर्स डिवाइड हो रहा था, अभी बताया मैंने, फोर्स यहाँ पर तुमने 3 न्यूटन लगाया, प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया 2-1 में, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्लीपर्स हम लगा देते हैं तो स्लीपर्स में क्या हो जाता है, उसका वेट डिवाइड हो जाता है, और वेट डिवाइड होने की वजह से वो क्या करता है, जो उसके ट्रैक्स होते हैं वो भले पतले हैं लेकिन ट्रेन का भार संभाल लेते हैं, वो बिल्कुल चपटे नहीं हो जाते, समझ में आ गया। वरना तो एक ही राइड में क्या हो जाता है, वो चपटा हो जाता, बार बार ट्रैक चेंज करना पड़ता, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। तो अपने को फिजिक्स समझ में आता तो अपन ने अप्लाई कर दिया उसको, समझे? क्लियर है? फिजिक्स आपके आसपास की दुनिया में है, समझ में, आपको चीज़ें समझ में आएगी तो आप खुद अप्लाई करना शुरू कर दोगे उसको। बहुत इस दुनिया में फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, वॉल्टर लेन कहते थे कि अगर आपको फिजिक्स से नफरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स बुरा सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि आपको फिजिक्स कोई खराब टीचर ने पढ़ाया, यानी खराब टीचर ने पढ़ाया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो भैया, आ जाओ। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ पर था कि बेसिकली हमारे पास क्या है, ये रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स में यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बीच बीच में ऐसे स्लीपर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, ठीक है। आप स्लीपर्स के नीचे अगर आप देखोगे या फिर अगर आप ट्रैक्स को देखोगे, जब ट्रेन चल रही है उसके करीब मत जाना, आप दूर से खड़े रह के देखना बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे। तो जो है ना, ऐसे जो आपका जो स्लीपर्स होता है ना, जो ट्रैक्स जिसपे ट्रैक्स पे से जब ट्रेन जाती है और जो स्लीपर्स होते हैं वो ऐसे अप एंड डाउन होता रहता है। ट्रेन जब जाती है तो वो अप एंड डाउन होता है स्लीपर्स। क्यों अप एंड डाउन होता है पता है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ स्लीपर है आपका, ऐसा कुछ स्लीपर है आपका, तो स्लीपर के नीचे ऐसी स्प्रिंग्स लगी हुई होती। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पैरेलली क्यों लगाया? क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा फोर्स पे भी कम कंप्रेशन देगा, तो इसका मतलब झटके को सह लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? स्लीपर्स टूटते हैं इसलिए नहीं है, वो झटके को सह लेते हैं, समझे? स्प्रिंग्स अपन ने पैरेलल क्यों लगाया वहाँ पर? इसलिए लगाया ताकि वो क्या करे, स्प्रिंग्स को जैसे ही पैरेलली कंबाइन करोगे तो क्या होगा, पैरेलली कंबाइन करने से उसका, बोलो भाई, स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा फोर्स पे भी कम कंप्रेशन देगा वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? याद रखो इस चीज़ को, इस वजह से ये एक एप्लीकेशन होगा, स्लीपर्स के नीचे लगे हुए हैं स्प्रिंग्स, समझे? ठीक है ना। चलो भाई, ये तुमको बता दिया मैंने। और बताता हूँ, कार की जब टेस्टिंग होती है, कार की टेस्टिंग, तो कार की जब टेस्टिंग होती है ना, तो जो हमारी कार होती है, कार को ऐसे ना दीवार पर टक्कर लगवाते हैं। यहाँ पर दीवार पे क्या होती है, ऐसे टक्कर लगाते हैं, अंदर क्या लगी होती है, अंदर स्प्रिंग्स लगी हुई होती है यहाँ पे, वो भी पैरेलली कनेक्ट होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कार पे ऐसा क्या करते हैं, ऐसे कार हो गई, ट्रक हो गई, इसकी क्या करते हैं, टक्कर लगवाते हैं। क्यों टक्कर लगवाते हैं? एक्सीडेंट में कैसा उसका बिहेवियर है अपने को पता करना होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर? डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा तुमने, अगर देखते हो तो तुमने देखा होगा कि बेसिकली क्या होता है, ऐसे जब उसको बम्पर पे टक्कर करवाती है, वॉल पे टक्कर करवाते हैं, तो वॉल पे टक्कर खाने के बाद वो अंदर क्या होता है, पैरेलल स्प्रिंग्स होती हैं, तो क्या करे, शॉक्स को क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आया? क्लियर है? तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। तो उसके कई सारे एप्लीकेशन है, उसमें से 2 एप्लीकेशन तुमको समझाने की कोशिश की हूँ मैंने, कि वहाँ पर लगता है, स्लीपर्स के नीचे लगता है, और ये कार की टेस्टिंग, एक्सीडेंट, कार के एक्सीडेंट की टेस्टिंग के टाइम पे लगता है। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा मुद्दा क्या है हमारा? दूसरा मुद्दा है सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको पता है मैंने, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फोर्स सेम होगा हर एक स्प्रिंग में, वो वैसे बिहेव करेगा, ऐसे एक स्ट्रिंग है ना। चलो, तो ये ऐसा है और ये ऐसा है। यहाँ पर कोई अपन ने ब्लॉक लगा दिया, कोई फोर्स लगा दिया, मान लो ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर अपन ने, ये ऐसा है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K1 है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है, K2 है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये F यहाँ तक अपने को समझ में आता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो आगे कहानी क्या है। आगे कहानी ये कि अपन ने क्या कर दिया, F फोर्स लगा करके इसको खींचा, तो इसके अंदर ये एक्सटेंशन आया, इसके अंदर ये एक्सटेंशन आया, ये कहीं यहाँ तक पहुँचा, F फोर्स लगा करके अपन ने खींचा,
K1 इसका एक्सटेंशन आया कितना x1, K2 इसका स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट और x2 क्या है इसका एक्सटेंशन है। समझ में आया, क्लियर है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, फोर्स डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। उल्टा क्या फोर्स डेवलप होगा, इसमें K1 x1 डेवलप होगा। समझ में आ गया, इसमें x1 का एक्सटेंशन हुआ है उस हिसाब से, और यहाँ पर क्या डेवलप होगा, यहाँ पर K2 x2 डेवलप होगा। समझ में आ गया, दोनों का एक्सटेंशन कितना है, इसका x1 है, इसका क्या है x2 है। एक्सटेंशन अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पर क्या है वो अलग अलग है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है। तो ये फोर्स तो एक ही लग रहा है क्योंकि स्ट्रिंग के जैसा काम कर रहा है, मासलेस स्प्रिंग से। ठीक है, अब क्या करने का, अब उसके बाद ये फोर्सेस को देखो, ये फोर्स ने इन दोनों को बैलेंस किया हुआ, तो F इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा K1 x1 प्लस क्या हो जाएगा K2। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये फोर्स जो है, ये जो है K2 x2, ये देखो समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास ऐसी दो स्प्रिंग्स हैं, इस पे M, यहाँ पर लग रहा है F, यहाँ पर इसका है K1 x1, यहाँ पर इसका है K2 x2। ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ मैं, ये K2 x2 है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि K2 x2 भी ये F पे, ये वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वाले ब्लॉक के साथ में सिर्फ कौन कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये वाली स्प्रिंग, K1 वाली स्प्रिंग। तो इस पे जो लग रहा है वो सिर्फ क्या लग रहा है, K1 x1। तो ये दोनों को मिला करके वो F के इक्वल नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या चीज आ रही है वो समझना है, मैं समझाता हूं अभी क्या है, उसको समझने की कोशिश करो अभी, देखो। ठीक है, तो याद रखना, ये F को F पे, यानी ये वाले जो भी ब्लॉक होगा उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, उस पर सिर्फ K2 x2 लग रहा है, ये वाला नहीं लग रहा है, ये स्प्रिंग यहाँ जाकर के फोर्स नहीं लगा रही है उस पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग से क्या करूंगा, यानी एक ऐसी स्प्रिंग से उसको रिप्लेस करूंगा मैं, जो क्या करेगा, जो बेसिकली वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे ये सिस्टम है। तो इसका क्या होगा, K इक्विवेलेंट, इसमें अपन ने क्या कर दिया, इसमें अपन ने कुछ x का डिस्प्लेसमेंट किया, और वो x जो होगा ये दोनों को इक्वल होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। यहाँ पर तो F लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि x इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x2। इसका जो x का डिस्प्लेसमेंट है वो इसके x1 और x2 को मिला करके, समझ में आ गया। देखो ना, इसका x1 x2 डिस्प्लेस हुआ, वो कितना नीचे गया, इतना नीचे गया। इसमें x डिस्प्लेस हुआ, वो भी इतना नीचे गया। तो इसका जो x है वो ये x1 x2 के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ तक तो तुमको समझा दिया मैंने। अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़ना है। आगे क्या, इसको समझो। F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू क्या होता है, kx। ये होता है, ये हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो ठीक है ना। तो अगर इधर पे लिखने की कोशिश करूंगा मैं, F इज इक्वल टू क्या होगा, K इक्विवेलेंट इनटू x। समझ में आ गया। इधर पे लिखने की कोशिश करेंगे तो बताओ क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोले, क्या होगा, ये हो जाएगा K1 इंटू क्या हो जाएगा, x1। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। ये तो F ही लगा, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्या होगा, K2 इंटू x2 हो जाएगा। समझ में आ गया। F2 की जगह तो F ही बोलूंगा मैं। बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि पूरी स्प्रिंग में क्या है, फोर्स इक्वल है, सेम फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये वाले पे कितना लग रहा है, x K2 x2, लेकिन पूरी स्प्रिंग में कितना लग रहा है, F ही फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू को निकालूंगा तो जाएगा F अपॉन K इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, F1 अपॉन K1 प्लस F2 अपॉन क्या हो जाएगा, K2। लेकिन F1 F2 तो इक्वल है F के। समझ में आ, क्यों, अरे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ये है कि सारी स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये अपन ने ऐसे इक्वेट कर दिया। तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये ऐसे आएगा। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये मैंने तुमको बता दिया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है। डेरिवेशन तो मुझे कराना था, डिटेल में कराना था, इस वजह से डेरिवेशन कराया मैंने। डेरिवेशन इसलिए भी कराया क्योंकि जब अच्छे सवाल करोगे मेंस एडवांस के तो डेरिवेशन ही लगेगा, सीधा फॉर्मूले से नहीं आएगा वो। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आया, देयरफॉर आया K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 आया। ठीक है ना। तो देयरफॉर 1 अपॉन K इक्विवेलेंट है। तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पता है ना कैसे आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई किया, उधर मल्टीप्लाई किया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उल्टा कर दिया। ठीक है ना। ये आपका K इक्विवेलेंट आया। इसको याद कैसे रखने का, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे एडिशन है, माँ से याद रखेंगे आप लोग इसको। समझ में आ गया, बड़े काम की चीज़ है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे एडिशन है। समझ में आ गया। इफ n identical springs are in series, समझ आ रहा है क्या बोला, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स अगर सीरीज में है तो K इक्विवेलेंट होगा n टाइम्स K, ना K टाइम्स n। n टाइम्स K तो पैरेलल के लिए था, ये किसके लिए है, सीरीज के लिए।
समझ में आ गया? तो k अपॉन n होगा, समझ में आ गया? याद रखना, शॉर्टकट भी बता दिया, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है? तो ये तुमको समझा दिया मैंने, देखो देख के समझ में आ रहा है। जो रेजिस्टर्स में पैरेलल वाला केस था वो यहाँ पर सीरीज वाला केस है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है ना? मेंस एडवांस वालों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सीटी नीट बोर्ड्स उनके लिए फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर हो गया? ये भी तुमको करा दिया मैंने। इक्का दुक्का क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं रबर बैंड इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा रबर बैंड इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको करानी है, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग की कटिंग होगी तो क्या होगा, ठीक है? वो भी समझाता हूँ मैं, ठीक है? चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग को क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं, तो मैं तुमको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। ऐसा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना? इनका मुझे क्या करना है, इनका मुझे के इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? के इक्विवेलेंट। सबका मान लो के है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अलग भी हो सकता है के। अब देख के समझ में आ रहा है ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल में सीधा ऐड कर दो, समझ में आ गया? तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा, इन दोनों को जैसे रेजिस्टर्स को सॉल्व करते हो ना वैसे ही सॉल्व करना है। इन दोनों को कंबाइन करके 2k बनेगा, ये तो अपना k रह गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? ठीक है ना? इस तरीके से तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो जल्दी से। Kp क्या होता है, K1 प्लस K2, K प्लस K क्या होगा, 2K होगा। तो वैसे लिख दिया मैंने उसको, समझ में आ गया? या Nk आइडेंटिकल था तो Nk, तो 2 था तो 2 इंटू के, समझ में आ गया? अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या करने का बोलो, Ks जल्दी बोलो क्या है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। कहाँ से याद रखना है, 2K इंटू के डिवाइडेड बाय K प्लस 2K। समझ में आ गया? जल्दी बोलो क्या होगा, 2K इंटू के डिवाइड बाय क्या होगा 3K, दोनों कैंसिल तो क्या होगा 2K बाय 3, ये K सीरीज में आ गया। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। टाइम पीरियड अगर कोई निकालने बोलेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। के इक्विवेलेंट आएगा। अभी के इक्विवेलेंट क्या आया तुम्हारा, बोलो भाई के इक्विवेलेंट क्या आया, के इक्विवेलेंट आया 2k। हाँ समझ में आ गया, 2k बाई 3, तो 2k बाई 3 यानी क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m बाई 2k। ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। एक और चीज़ निकालने बता दिया, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये एक तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, और एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा ले लो, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे तो भयानक एकदम क्वेश्चन कराता ही हूँ मैं, एकदम दमदार। ठीक है, ऐसा हमारे पास है के ये के और ये के, ठीक है ना? इस तरीके से हमारे पास है। 4 स्प्रिंग्स अपन ने लगा दी। बता दो जल्दी से क्या होने वाला है, जल्दी बोलो क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली हमारे पास क्या होने वाला है उसको आप समझने की कोशिश करो कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करो। सीरीज है तो क्या होगा बोलो, इक्वल है तो k बाय n बोला मैंने, तो क्या हो जाएगा k बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा k बाय 2, क्योंकि n कितना है 2। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऐसे 2 स्प्रिंग्स बन जाएंगी, ये हो जाएगा k बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा k बाई 2। यहाँ पर नीचे कुछ फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप दोनों पैरेलल है, पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो k पैरेलल क्या होगा k बाई 2 प्लस k बाई 2। समझ में आ गया? या फिर शॉर्टकट लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। शॉर्टकट लगाएंगे तो क्या होगा, एन के कितनी है 2 स्प्रिंग्स है और एक का कितना है k बाई 2, तो आंसर आया k। समझ में? टाइम पीरियड क्या होगा, वही 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होगा m बाई k। समझ में आ गया? क्योंकि इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, k आ रहा है। ठीक है, तो ये भी तुमको करा दिया मैंने। अब इसके बाद देखो, ये तुमको बेसिक चीज़ अप्लाई करने से सिखा दी मैंने तुमको। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, आओ वो सीखते हैं। नेक्स्ट चीज़ के अंदर आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी रबर बैंड या इलास्टिक स्ट्रिंग। इसका थोड़ा सा भी फंडा समझना पड़ेगा, रबर बैंड और इलास्टिक स्ट्रिंग। रबर बैंड या इलास्टिक स्ट्रिंग का बिहेवियर अपने को समझना पड़ेगा, कहीं कहीं पे इसके सवाल मिलते हैं आपको। तो रबर बैंड जो आपका होता है वो ऐसे, और यहां पर कोई मान लो फोर्स लग रहा होगा, यहां पर कोई फोर्स लग रहा है F। तो जब ये ऐसा है तो अपन ने क्या कर दिया, जब इसे फोर्स लगाया तो बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है रबर बैंड। समझ आया? ठीक है।
लेकिन जैसे अपन क्या करते हैं, फोर्स को जीरो कर देते हैं, फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी इसको क्या करता हूं मैं, ऐसे समझो, जब मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड किया तो ये बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद जो है मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इसको क्या करता हूं ऐसे, अब कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं यहां फोर्स लगाता हूं, कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, जब मैं कंप्रेस करता हूं उसको तो बिल्कुल स्ट्रिंग यानी रस्सी के जैसा बिहेव करता है। कंप्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो केस है बना के बताता हूं मैं, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ऐसे झोल आ जाएगा इसके अंदर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे क्या हो जाएगा इसके अंदर, झोल आ जाएगा। समझे, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, क्लियर हो गया, समझे, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ बड़ी अजीब है इसकी, तो इसको तुम क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो तो क्या होता है, बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जब उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो रस्सी के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये बड़ी अजीब बात है इसकी, इसको आपको समझना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भी, तो अब इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, पहले मैं स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं रबर बैंड और स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन वाला एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। एक एनसीईआरटी का एक सवाल है, वो मैं करा देता हूँ सबसे पहले। एनसीईआरटी का सवाल, ये एनसीईआरटी के सवाल में क्या है, ये ऐसे हमारे पास है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K1 है, उसका क्या है, K2 है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले अपने को ये देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सीरीज में तो नहीं है, देखने के लगता है सीरीज में, ये है वो पैरेलल, बताया था स्टार्ट में मैंने। इसको तुम यहाँ से एक्सटेंड करोगे x, तो ये भी कितना, ये देखो ये कंप्रेस होगा यहाँ से x, और वहाँ से क्या होगा, x से क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो दोनों स्प्रिंग में इक्वल चेंज इन लेंथ आ रहा है, यहाँ पर x का कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ पर x का एक्सटेंशन हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये क्या है आपका, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मुझे बताओ इसका K इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी बोलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जल्दी बोलो K इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, K इक्विवेलेंट क्या है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए क्या है, K1 प्लस K2। समझ में आ गया, सीधा लिख दो ना भाई, K1 प्लस K2, तो बताओ क्या होगा, यही होगा K1 प्लस K2। अगर दोनों को K मान लिया जाए तो क्या होगा, K1 प्लस K2 क्या होगा, 2K हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास क्या होगा, K इक्विवेलेंट, टाइम पीरियड अगर मैं लिखने बोलूँगा तो क्या होगा, 2.m/2K, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ जाता है। और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है उसको पूरा जनरल मेथड से सॉल्व करो। जनरल मेथड क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, फिर x से उसको एक्सटेंड करो। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इतनी आसान अप्रोच से सॉल्व हो सकता है वो, ठीक है। चलो भी, ये भी समझा दिया तुमको मैंने। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट अभी समझने की कोशिश करो। यही प्रॉब्लम जो है मैं अभी ऐसे सॉल्व करवाता हूँ तुमको, मैंने जानबूझ के वो प्रॉब्लम लिया है ताकि मैं ऐसे भी सॉल्व कर रहा हूँ। ये है आपका रबर बैंड, ये आपका क्या है, रबर बैंड, और ये आपका क्या है, ये आपका स्प्रिंग है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, ठीक है। अब क्या, इसके दो हिस्से करो, समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना, ध्यान देना। इसके दो हिस्से करो, यहाँ पर इसको जैसे x से डिस्प्लेस करोगे, है ना, यहाँ पर जैसे क्या करोगे, x से डिस्प्लेस करोगे तो ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग के जैसा बिहेव करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो यहाँ पर तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग के जैसा बिहेव करेगा, ये साइड वाले मोशन में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये इधर से ऑसिलेट करता हो फिर उधर जाएगा, तब ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव नहीं करेगा, वो एक रस्सी के जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ध्यान रखना है इसका आप लोगों को कि यहाँ पर इसका जो है ये K1 है और इसका क्या है, मान लो K2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, K2 मान लिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि आपको जब ये साइड वाला मोशन यानी ऑसिलेशन के दो हिस्से ऐसा है, तो ये वाला साइड का जो ऑसिलेशन है, जब इस साइड पे आए तो ये वाले साइड का जो ऑसिलेशन है उसमें आप लोग K इक्विवेलेंट निकालोगे। तो K इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा बोलो, K और K ले लेना, चलो K और K ले लेना, तो क्या होगा, 2K हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ये साइड वाले ऑसिलेशन को लोगे तब K इक्विवेलेंट क्या आएगा, तब ये साइड वाले ऑसिलेशन में, मतलब जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये वाला तो काम ही नहीं करेगा, सिर्फ कौन बचेगा, ये बचेगा। तो इस साइड पे क्या आएगा, K आएगा। समझ आ गया। आप टाइम पीरियड लिखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2.m/K। अब ये 2π तो पूरे ऑसिलेशन के लिए था ना, मैं इतने हिस्से के लिए लिखना चाह रहा हूं, तो सिर्फ क्या आएगा, 2π का जाएगा पाई आएगा, क्योंकि इतने हिस्से के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2 क्या होगा, m/2K। समझ में आ गया, ये तुम्हारा पहला हिस्सा, और प्लस इधर का क्या होगा, पाई क्या होगा, m/K। ऐसे इसका आंसर आएगा टाइम पीरियड का।
समझ आया, क्लियर हो गया। तो ऐसे इसको तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये भी एक एग्जांपल तुमको बता दिया मैंने, रबर बैंड वाला और स्प्रिंग वाला, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला कैसे इसको सॉल्व करना है, मैंने बिल्कुल सबसे इजी, बिल्कुल आसान वाला अप्रोच बताया आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक आई थिंक हमारा बच गया है, जो कि है कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। डेरिवेशन भी कराना था मुझे, लेकिन बहुत लंबा हो गया लेक्चर। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अब डेरिवेशन इसका जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली समझा दूंगा ये क्या हो रहा है। तो अब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके ऊपर सवाल आए, जेई में आपको सवाल मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में मान लो आपके पास एक बड़ी सी स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K0 है, लेंथ क्या है L0 है। आप क्या कर रहे हो ना, आप जो है इसको कट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको कट कर रहे हो और छोटी छोटी स्प्रिंग में उसको बांट रहे हो। तो जैसे आपने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ऐसे आपने इसको कट कर दिया, समझ में आ गया। जैसे इसको आपने कट किया तो ये एक हिस्सा बन गया इसका, और ये एक हिस्सा बन गया इसका। इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K1 होगा, लेंथ इसकी L1 होगी, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K2 होगा और लेंथ इसकी क्या होगी, L2 होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यानी क्या, इसका जो सख्ती थी उसके कंपैरिजन में ये जो कटी हुई दो, इसी से दो बनी है, इन दोनों की जो स्टिफनेस है वो अलग अलग होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यही तुमको समझना है। दोनों की स्टिफनेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कट होने के बाद। ठीक है ना, अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, प्रूफ कर सकता हूं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको शायद समझ में आ जाए। आप क्या करो ना, एक बड़ी सी स्प्रिंग लो, एक बड़ी सी स्प्रिंग लो, उसको आप क्या करो, कंप्रेस करने की कोशिश करो, वो कम फोर्स पे, यानी मान लो 2 न्यूटन पे कुछ ना कुछ कंप्रेशन बता रही है। लेकिन अगर आप इसको यहां से कट करके इसको अगर आप क्या करते हो, कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो ये 2 न्यूटन पे उतना कंप्रेशन नहीं बताएगा जितना ये बताता है। एक एग्जांपल देता हूं जिससे दिमाग में बैठ जाएगा। एक बड़ा सा नॉन डस्ट रबर आता था पहले, बड़ा रबर आता था, इरेजर जो होता था हमारा, ऐसे नॉन डस्ट का ऐसे बड़ा एक इरेजर आता था। आप क्या करते हो ना, ये इरेजर को ऐसे इतने साइज को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो ये कंप्रेस होता है, आप ये फील कर सकते हो। ये फील अगर आपको आ गया, आपको कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो कंप्रेस होता है। आप क्या कर दो, उसको यहां से कट करो, इतना हिस्सा उसका कट करो, इतना हिस्सा कट करो और इतने हिस्से को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, वो कंप्रेस नहीं होगा, आसानी से कंप्रेस नहीं होगा। जितना बड़ा वाला पीस हो रहा था उतना ही छोटा पीस नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सेम वही कहानी है, सेम है, सेम लॉजिक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो भी, तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखना है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्टिफनेस कांस्टेंट उतनी कम होगी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्टिफनेस कांस्टेंट कम होगी। कम सख्ती कम स्टिफनेस मतलब क्या होगा, कम फोर्स पे ज्यादा कंप्रेशन या एक्सटेंशन बताएगा। लेंथ कम हो गई, स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इसको अभी क्या करना है मुझे, कंप्रेस या एक्सटेंड करना है, तो क्या होगा, देखो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही तुमको समझना है, वही तो समझा रहा था मैं तुमको। लेंथ ज्यादा थी तो स्टिफनेस कांस्टेंट कम थी, आसानी से कंप्रेस हो रहा था। लेंथ कम हो गई, स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ गई, आसानी से कंप्रेस नहीं हो रहा। इसलिए पहले K का फंडा पढ़ाया मैंने कि इसका मतलब तुमको समझ में आए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर K L इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। L को वहां भेज दिया मैंने, K L इक्वल्स टू कांस्टेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, K1 L1 इक्वल्स टू K2 L2 इक्वल्स टू क्या होगा, K0 L0। समझ में आया, क्लियर है। ये चीज आपको याद रखनी है कटिंग ऑफ स्प्रिंग में कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। समझ में आया, डिराइव भी कर सकता हूं मैं उसको, लेकिन आई थिंक टाइम नहीं बचा, बहुत लंबा हो गया लेक्चर। हाँ 55 मिनट का ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, डेरिवेशनों को काम का भी नहीं है, ना बोर्ड्स में काम आएगा ना एंट्रेंस में काम आएगा। लॉजिक याद रखना है बस, समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको ये याद रहेगा, पूरा लेक्चर वैसे मैंने बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट मैंने समझाया क्यों एक्सटेंशन होगा, क्यों इक्वल एक्सटेंशन होगा, K1 K2 K3 तो अलग अलग था, पैरेलल में कैसे इक्वल हो गया, सारी चीजें वो समझाई। और ये भी समझाया कि पैरेलल का डेफिनेशन क्या है, कब बोलोगे पैरेलल है, जब चेंज इन लेंथ क्या होगा, सेम होगा। सीरीज कब बोलोगे, जब दोनों स्प्रिंग्स में फोर्स क्या होगा, सेम होगा। समझ आया, क्लियर है। तो मैंने कोशिश की कि बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करूं। फिर भी अगर कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, समझाओ तो हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाएं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।